गुड मॉर्निंग जी। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप का अपना पहला मैच ओमान लेजेंड्स के अगेंस्ट खेलेगी। अब आप सोचेंगे मैं ओमान को लेजेंड क्यों कह रहा हूं, इनके प्लेयर्स को लेजेंड्स क्यों कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं, सुनो जरा। इनके जो कप्तान हैं जिनका नाम है जतिंदर सिंह, इनकी एज है 36 साल और ताल्लुक लुधियाना पंजाब से है। इनके दूसरे बैटर बड़े एक्सपीरियंस्ड आमिर कलीम जो 43 साल के हैं, 43। इनका ताल्लुक कराची से है। इनके ऑलराउंडर मोहम्मद नदीम जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, उनकी उम्र भी 43 साल है, 43। इनके बॉलर हैं शकील अहमद जिनका ताल्लुक मर्दान से है, जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट एबटाबाद की तरफ से 2013-14 में खेल चुके हैं। इनकी एज है 37। और फिर इनके एक स्पिनर हैं जिनका नाम है समय शिव, इनकी एज है 34 साल और इनका ताल्लुक भोपाल इंडिया से है। और फिर आपको याद है एक बंदा टिकटॉक पे बड़ा फेमस हुआ था, मोहम्मद इमरान, जिसका बॉलिंग एक्शन शुएब अख्तर से मिलता था, बल्कि उनकी थोड़ी सी शक्ल भी शुएब अख्तर से मिलती थी। वो भी बॉलर ओमान की टीम में है। इनकी एज है 36 साल और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है। ये डेरा इस्माइल खान से हैं। ये वायरल हुए थे अपनी रील्स में, टिकटॉक की वीडियोस में, जहां इनकी लुक्स, इनका एक्शन शुएब अख्तर से मिलता था। सो जी, 36 साल का कप्तान, एक बैटर 43 साल का, एक ऑलराउंडर दूसरा 43 साल का, एक बॉलर 37 साल का, दूसरा बॉलर 36 साल का, एक स्पिनर 34 साल का। अब ऐसा नहीं है कि इनकी टीम में यंगस्टर नहीं है। इनकी एक अंडर 19 की प्रॉपर प्रोडक्ट आर्यन बिश्त हैं जिनकी एज 20 साल है और प्रॉपर जो ओमान के सिस्टम से निकल के आए हैं वो इस स्क्वाड में शामिल हैं। फिर इनकी टीम में प्रॉपर एक जो ओमानी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, जो लोकल भी हो, उनमें से एक जो प्रोमिनेंट नाम आता है जो ओमान की अंडर 17 अंडर 19 से ऊपर आया है, वो है सुफियान महमूद। लेकिन इनकी एज भी 33 साल है। तो उम्र में इनके पास काफी बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अनकैप्ड लड़के अपनी टीम में डाले हैं जिन्होंने टी20 कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है। क्यों इन्होंने वो नए लड़के टीम में डाले हैं, इंटरेस्टिंगली आपको वो भी बताता हूं। नदीम खान जिनका ताल्लुक मर्दान से है, 24 साल उम्र, शायद वो डेब्यू कर सकते हैं। शाह फैसल 28 साल के, दीर पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो भी अनकैप्ड प्लेयर हैं। सुफियान यूसुफ 25 साल के, वो भी शायद डेब्यू कर सकते हैं। और जिक्रिया इस्लाम 25 साल के। अब इन्होंने कुछ अनकैप्ड लड़के इस एशिया कप में क्यों डाले हैं? इसलिए डाले हैं कि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद, जो कि ओमान ने खेला था, पार्टिसिपेट किया था, उसमें ओमान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सीनियर लड़कों को पैसे नहीं दिए थे, मतलब जो वर्ल्ड कप खेलने के पैसे होते हैं, और बहुत बड़ी उस टाइम वो कंट्रोवर्सी बनी थी। तो ओमान ने बाद में उन एक्सपीरियंस्ड लड़कों को, जो ओमान के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, जो उनके लेजेंड्स हैं, उनको पैसे तो दे दिए वर्ल्ड कप के, उनकी फीसेस, डेली अलाउंस वगैरह दे दिए। लेकिन जैसे ही उनको पैसे दिए, उन सबको बैन कर दिया कि तुम हमारे बोर्ड के अगेंस्ट खड़े हुए, हम तुम्हें बैन करते हैं। उसकी वजह से इन्होंने अब काफी यंग अनकैप्ड प्लेयर्स टीम में डाले हैं और कोई मुकाबला मुझे दिख नहीं रहा। पाकिस्तान वर्सेस ओमान, जिंदगी में पहली दफा ओमान किसी इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट आज मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एग्जैक्ट 3 साल के बाद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। जो आखिरी दफा पाकिस्तान ने टी20 मैच खेला था दुबई के स्टेडियम में, टी20 की बात कर रहा हूं, वो एशिया कप 2022 का फाइनल था, जो श्रीलंका से हार्ट ब्रेक हमारा हुआ था। वो आखिरी हमारा टी20 मैच था। उसके बाद आज हम ओमान के अगेंस्ट दुबई में ठीक 3 साल के बाद, यानी 11 सितंबर 2022 को हमने खेला था और कल रात को 11 सितंबर थी, तो आज 12 सितंबर है। हम ठीक 3 साल के बाद आज दुबई में खेलने के लिए उतर रहे हैं। मैं आपको ओमान की कुछ डिटेल्स पहले बताऊंगा, उसके बाद वीडियो में आगे जाके हम अपने पाकिस्तान पे बात शुरू करेंगे। ओमान के बारे में आपको बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब आप किसी लो रैंक टीम, एसोसिएट टीम, जिनको आप ज्यादा फॉलो नहीं करते,
जब आप उनके अगेंस्ट मैच देखो तो आपको पता हो कि यार इनका कप्तान कौन है, इसका ताल्लुक कहां से है, ताकि आप जब अपने घर वालों के साथ बैठ के मैच देखें तो आप उनको बता सकें कि देखो जी इस प्लेयर के इतने रन हैं, इसका ताल्लुक इस शहर से है, इसकी ये खासियत है, ये इसकी वीकनेस है। तो सारी चीजें वर्किंग करके आपके भाई ने आपके लिए निकाल के रखी हुई हैं। सो अगर मैं इनके टॉप बैटर्स की बात करूं, क्योंकि रन्स तो ऑब्वियसली करने पड़ेंगे ना, मोस्ट रन्स ओमान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में जो इनके कप्तान है जतिंदर सिंह, जिनका ताल्लुक लुधियाना पंजाब इंडिया से है, सिर्फ 1399 रन, और ये ओमान के टी20 के हाईएस्ट स्कोरर हैं। 1400 रन भी नहीं है, चलो 1400 कह देते हैं क्योंकि 1399 है। इन्होंने 64 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और सिर्फ 1399 इनके रन हैं और सिर्फ 118 का स्ट्राइक रेट है, और ये ओमान का सबसे तजर्बाकार और सबसे ज्यादा रन करने वाला बैटर है। इसके बाद इनकी टीम में मोहम्मद नदीम मौजूद हैं, जो कि टेक्निकली 6th हाईएस्ट स्कोरर हैं। बीच वाले कहां पे गए? बीच वालों को बैन किया हुआ, वो भी शुरू में बताया ना कि किन को बैन किया था, एक्सपीरियंस्ड वालों को। तो एक पहले नंबर पे मौजूद है, एक 6 नंबर पे मौजूद है, दरमियान वालों को बैन किया हुआ है। आगे जाके मजीद उनका बताऊंगा आपको। सो मोहम्मद नदीम साहब के जी 61 मैचेस हैं टी20 इंटरनेशनल, और इनके टोटल रन 641 है टोटल टी20 करियर में, और इनका 110 का स्ट्राइक रेट है और 20 की इनकी एवरेज है। फिर जो कराची से हमारे भाई हैं आमिर कलीम साहब, जिनकी 43 एज है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली क्रिकेट नहीं खेलने का मौका मिलता, तो क्रिकेटर्स हमारे बाहर जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो 43 साल की उम्र में आमिर कलीम साहब मोस्ट रन्स की लिस्ट में 9वें नंबर पे मौजूद हैं, और 44 मैचेस में इनके सिर्फ 580 रन है। इसके बाद अगर मैं आपको ओमान के टॉप विकेट टेकर बताऊं तो आमिर कलीम साहब बॉलिंग भी कर लेते हैं, और ये ओमान के 6th लीडिंग विकेट टेकर हैं 41 विकेटों के साथ। ऊपर वाले कहां पे गए? बैन है। अब ये आमिर कलीम जिनकी उम्र 43 साल है, ये 6ठे नंबर पे इनकी सबसे ज्यादा विकेटें हैं ओमान की तरफ से। तो टेक्निकली यहां पे आपको बताना बनता है कि जो इनके टॉप 4 विकेट टेकर हैं टी20 इंटरनेशनल में, जिनमें बिलाल खान, जिशान मकसूद, फयाज बट और आकिब इलियास हैं, वो ओमान की तरफ से बैन किए गए हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक की थी, एहतजाज किया था कि हमारे पैसे दो। ओमान ने उनको पैसे तो दे दिए, लेकिन उनको फिर लटका दिया, उनको बैन कर दिया। तो टॉप विकेट टेकर इनकी टीम में नहीं है। इसका नुकसान डेफिनेटली ओमान को होगा कि उनके एक्सपीरियंस्ड लड़के इतने बड़े टूर्नामेंट में नहीं है। अब ये ओमान के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। क्यों? क्योंकि ओमान एशिया कप में पहली दफा खेल रही है। तो ओमान के प्लेयर्स की एजेस आपको बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आपको पता हो कि यार इनका ना कोई जोड़ नहीं है हमारे साथ। मतलब कोई 36 साल का है, कोई 43 साल का है, कोई 37 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 37, मतलब कुछ मैच है ही नहीं है। इट इज गोइंग टू बी ए मिस मैच। अच्छा, अब हम दुबई स्टेडियम में आ जाते हैं, जहां हमारी टीम ने पहला मैच खेलना है। आप सब ने इंडिया और यूएई का पहला मैच देखा होगा, जो इंडिया ने सिर्फ 4.3 ओवर्स में चेज कर लिया, और वो 3-4 ओवर का ही टारगेट था। उस मैच में सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था। क्यों? क्योंकि सूर्या को यह लगता था कि मैच में लेटर ऑन ड्यू आएगी, लेकिन वहां तक बात ही नहीं गई क्योंकि यूएई बैटिंग कर ही नहीं पाया। काश यूएई 150 लगाता, इंडिया को कोई 15-16 ओवर तक बैटिंग करनी पड़ती, फिर जाके हमें पता लगता कि कितनी ड्यू पड़ी है। तो इस टाइम किसी को पता ही नहीं है कि कितनी ड्यू आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज का जो पाकिस्तान ओमान का मैच है, ये उसी पिच के ऊपर है जहां इंडिया और यूएई का मैच हुआ है। और आपने वो मैच देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि वहां पे कुलदीप यादव का इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा था, और ये एक यूज्ड पिच है। अब यूज्ड पिच आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आना चाहिए। आप जो टेस्ट सीरीज अपनी खेल रहे थे घर में, आपने मुल्तान में देखा कि सेम पिच के ऊपर दूसरा टेस्ट मैच करवाया गया। क्यों? क्योंकि दोबारा अगर आप किसी पिच को यूज करते हैं तो वहां पे बॉल ज्यादा स्पिन होता है। तो अगर एक फ्रेश पिच के ऊपर कुलदीप यादव का इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा था, तो एक यूज्ड पिच, उसके ऊपर पाकिस्तान शुड प्ले अबरार एंड सुफियान मुकीम
बोथ। आई नो सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज को हम मेन स्पिनर ही समझते हैं। माइक हेसन का भी यही स्कूल ऑफ थॉट है। अबरार ने जब मीडिया से एक आधी दफा बात की, उन्होंने भी यही कहा कि हम ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं। बट हमारे पास एक बहुत बड़ा सैंपल साइज मौजूद है कि जब कोई तगड़ी टीम आती है तो साइम को भी मार पड़ती है, आगा भी एट टाइम्स एक्सपेंसिव चला जाता है। और फहीम अशरफ प्लेइंग 11 में हमें अभी तक समझ नहीं आ रहे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ना 10 प्लेयर्स के साथ खेल रही है। 8-9 मैचों के बाद किसी एक मैच में उसकी बारी आती है। नथिंग अगेंस्ट राणा फहीम अशरफ, लवली बॉय, किसी दिन चांस मिलेगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को जितवाएगा, हमारी दुआ है। लेकिन हमने इस टाइम देखना ना कि कौन ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। आप फहीम अशरफ को प्लेइंग 11 में लेके चल रहे हो, जिनकी बड़ी मुश्किल से बैटिंग आती है। बैटिंग आ भी जाए तो 10-15 रन वो कर देते हैं, और बॉलिंग में आप उन पे कॉन्फिडेंस दिखाते नहीं हो। वो यूएई के अगेंस्ट फॉर्मेलिटी के लिए एक आखिरी फॉर्मेलिटी के लिए एक ओवर दे दिया कि भाई तू भी एक ओवर कर ले। अब ऐसे प्लेयर को खिलाना जरूरी है या एक पूरा बॉलर जो 4 ओवर डाल सके? तो पाकिस्तान, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे 2 स्पिनर खिलाओगे। आई एम 100% श्योर कि इंडिया स्पिनर्स के साथ आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, और ओमान और इंडिया के दरमियान जो गैप है वो एक दिन का गैप है। तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को वही टीम खिलानी चाहिए जो इंडिया के खिलाफ खेलनी है। अनलेस कि आप इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरते हैं, आपको बहुत डिफरेंट पिच मिल जाता है 14 तारीख को, जिसके ऊपर थोड़ी ग्रास होती है, तो वो एक अलग स्टोरी है। प्रोबेबली देन वी कैन से वसीम जूनियर में भी। बट आपकी सोच यही होनी चाहिए कि यार हमारी 11 हमें पता है, क्योंकि मोमेंटम बनना बहुत लाजमी है एज ए यूनिट, नो एक्सपेरिमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान को लाजमी आज करनी है, जिन लड़कों को इतने ज्यादा रन करने का मौका नहीं मिला ट्राई नेशन सीरीज में, आप प्लेइंग 11 तो वही खिलाएंगे तकरीबन इंडिया वाली, लेकिन आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ये अलाउ होना चाहिए। आज हारिस ने रन नहीं किए, आप हारिस को ओमान के अगेंस्ट किसी भी नंबर पे बैटिंग कराओ ऊपर, ताकि उसको मैच टाइम मिले, इंटरनेशनल मैच। आप हसन नवाज को भी थोड़ा ऊपर भेज सकते हो, मजीद ऊपर उसकी पोजीशन से। यानी द आइडिया इज कि जिनकी बैटिंग नहीं आई वो एक दफा रन में आ जाएं, क्योंकि इंडिया वाले मैच में बैटिंग आनी है। इंडिया वाले मैच में टेस्ट होगा सबका, और बड़ा अच्छा होगा अगर आपने एक दिन पहले यहां पे रन किए होंगे। पाकिस्तान ने बाय द वे एशिया कप से पहले जो यूएई आके दुबई स्टेडियम में अपना कैंप लगाया था, उधर पाकिस्तान ने 2 सिनेरियो मैच खेले थे, अगर आपको याद हो। उन सिनेरियो मैचेस में हारिस ने रन किए थे, हसन नवाज ने छक्के लगाए थे। तो हमारे लड़के इंशाल्लाह कंफर्टेबल फील करेंगे इस मैदान में, क्योंकि वो भी 10-12-15 दिन पहले चाहे सिनेरियो मैच में, लेकिन यहां पे छक्के छुक्के लगा के गए। तो वो जो आपको मैं न्यूजीलैंड वाली सीरीज से प्रिपेयर कर रहा हूं ना एशिया कप के लिए, वो दिन आ गया। मेरी न्यूजीलैंड सीरीज की वीडियोस निकाल के देखो, मैं आपको तब भी बताता था कि आपके लिए मुश्किलात कहां पे आनी है न्यूजीलैंड के अंदर। लाहौर वाली सीरीज आसान होगी, आप बांग्लादेश जाओगे आपको मुश्किल होगी, आप वेस्ट इंडीज जाओगे बहुत तगड़ी सीरीज होगी, हुई ना। आप ट्रांजिशन सीरीज तब फाइनल नहीं थी, लेकिन अफगानिस्तान का हमें पता था कि हमने उनसे खेलना है। वो हम हमेशा कहते थे कि अच्छी तगड़ी सीरीज होगी, अफगानिस्तान आप पे हार्ड आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा किया कि शारजा जाके खेला, को और ज्यादा मुश्किल पिच के ऊपर शारजा में जो कॉन्फिडेंस मिला होगा अफगानिस्तान को हराने का, वो शायद लाहौर फैसलाबाद में आपको ना मिलता। और बाय द वे जो इंडिया ने यूएई को मैच हराया है, और काफी लोगों को स्पेशली इंडिया में ये लग रहा है कि देखो जी इंडिया ने तो वन साइडेड मैच हरा दिया है यूएई को। यूएई और अफगानिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। अफगानिस्तान बहुत बड़ी टीम है। आप यूएई को वन साइडेड हरा के खुश हैं, हम 3-4 दिन पहले अफगानिस्तान को यकतरफा मुकाबले में हरा के एशिया कप में आ रहे हैं। हमने तो मतलब उनको हिलने नहीं दिया। पंजाबी तो कहते हैं लत लत रख के चीरती उन्होंने। आप यूएई को हरा के खुश हैं, तो अब जो होगा ना वो इंशाल्लाह सारी दुनिया देखेगी, बहुत हार्ड आने वाला है पाकिस्तान इंशाल्लाह। ऑल राइट, सो दुबई स्टेडियम के बारे में मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड करवाना चाहता हूं, क्योंकि हमने दुबई में बहुत क्रिकेट देखी है, और कहीं ना कहीं आज हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन ऐसी है जो मॉडर्न क्रिकेट को समझती है 200+। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोविड से पहले दुबई में क्रिकेट देखी नहीं है। भाई हम तो 2009-10 में जब पाकिस्तान टीम दुबई जाके T20 सीरीज खेलती थी, वनडे सीरीज खेलती थी,
अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, हम तो तब से देख रहे हैं ना। तो दुबई में हमें पता है कि 160-70 भी बड़े कंपेटिटिव टोटल होते हैं। इनफैक्ट जो आपने आखिरी T20 इंटरनेशनल खेला था दुबई स्टेडियम में, एशिया कप का फाइनल, उसमें श्रीलंका ने आपको 170 करके मैच दे दिया था कि आओ चेज कर लो, और पाकिस्तान सिर्फ 147 कर पाई थी। तो मतलब ये 160-70 वाली पिचें हैं दुबई में। एक आधे मैच में कोई एक्सेप्शनल चल गया तो शायद 190 तक स्कोर चला जाता है, लेकिन 160-170 उसका रेफरेंस हमारे पास पूरा मौजूद है, जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं। सो दुबई स्टेडियम में जो पहला T20 मैच है वो 2009 में खेला गया था। आपको याद होगा, पाकिस्तान वहां पे रेगुलर जाके क्रिकेट खेलती थी, और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज की बड़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी। दुबई स्टेडियम में आज तक 94 T20 मैचेस खेले गए हैं, और यहां पे अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप 46 मैच जीते हुए हैं, लेकिन अगर आप चेज करते हैं तो आप 48 जीते हुए हैं। लेकिन यहां पे ये नंबर्स इतना ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेसिफिकली ये वाले नंबर्स, क्योंकि ड्यू फैक्टर इज द मेन थिंग। कल बांग्लादेश के मैच में भी लिटन दास ने, हालांकि वो मैच अबू धाबी में था, जब टॉस जीता तो वो भी यही कह रहे थे कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। सब यहां पे पहले बॉलिंग करके चेज की तरफ जाना चाहते हैं। काश यूएई ने थोड़ा अच्छा मैच खेल लिया होता, हमें आइडिया हो जाता कि कितनी ड्यू आ रही है यार लेटर ऑन गेम में। हालांकि जरूरी नहीं है कि अगर परसों ड्यू इतनी आई है तो आज भी उतनी आएगी, लेकिन आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पाकिस्तान क्या करता है, लेट्स सी। लेकिन एक चीज पाकिस्तान को लाजमी करनी है कि पाकिस्तान यहां पे टारगेट ये करे कि यार हमने ओमान को बड़े मार्जिन से हराना है। आपको पता है इंडिया का नेट रन रेट क्या है यूएई को हराने के बाद? 10.4। मैंने आज तक जितनी क्रिकेट देखी है, मैंने आज तक किसी टीम का इतना अच्छा नेट रन रेट नहीं देखा। 10.4 इज मैसिव। जो अफगानिस्तान ने हांगकांग को हराया था 94 रन के बड़े मार्जिन से, उनका नेट रन रेट 4.7 है अफगानिस्तान का, और उस ग्रुप में तो बड़ी फाइट होनी है नेट रन रेट की। हालांकि पाकिस्तान के ग्रुप में तो पाकिस्तान और इंडिया ही आगे जाती नजर आ रही है, बट स्टिल यू नेवर नो। आपको ओमान का मैच इस तरह खेलना है कि यार हमने नेट रन रेट किसी तरीके या तो इंडिया से ज्यादा लेके जाना है या उनके करीब, सीधी सी बात है। और पाकिस्तान नेट रन रेट की वजह से अक्सर आपको मार खाता नजर आता है। मैं दो फ्रेश एग्जांपल्स आपको देता हूं। 2019 का वर्ल्ड कप, आप पहला मैच वेस्ट इंडीज से ट्रेंट ब्रिज में हारे नॉटिंगम में। वो वेस्ट इंडीज ने इतनी बड़ी शिकस्त आपको दी, आप टूर्नामेंट में आगे जा ही नहीं सके, नेट रन रेट की वजह से आपकी कमर ही टूट गई थी वहां पे। 2023 के वर्ल्ड कप में जो इंडिया में आप गए थे, मैं तब फेसबुक पे वीडियोस बनाता था। पाकिस्तान नीदरलैंड का पहला मैच था। मैच से पहले की मेरी कोई वीडियो निकाल के देख ले, उस मैच में मैं पिट गया कि यार नीदरलैंड वाला मैच ना, आपको है तो पहला मैच, दो माइंडसेट हैं कि यार पहला मैच है नीदरलैंड से सुकून से खेलते हैं। दूसरा माइंडसेट ये है कि पहला मैच है, इनको इतना बुरा हराएंगे कि हमारा नेट रन रेट बहुत ही ऊपर चला जाए, क्योंकि आपका नेट रन रेट उठाने का चांस आपको नीदरलैंड, ओमान, हांगकांग, यूएई इनके अगेंस्ट मिलता है। तो बेहतर टीमें पहले मैच पे ही तगड़ा आती हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ओमान को हराना भी है और बड़े ब्रूटल तरीके से हराना है, कि एक क्लियर डिफरेंस नजर आए। और मैंने आपको इन सब की उम्रें बताई हैं भाई साहब, 43 साल, 47 साल, 40 साल, कोई मुकाबला नहीं है। ब्रूटल तरीके से हराना है। जैसे इंडिया और यूएई का मैच हुआ है ना, उसी तरीके का मैच आज मैं पाकिस्तान ओमान का देखना चाह रहा हूं। अच्छा, अगर हम दुबई स्टेडियम पे दोबारा वापस आ जाएं, तो यहां पे जो हाईएस्ट टोटल है किसी भी टीम का, वो इंडिया ने ही 2022 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 212 किया था, और विराट कोहली ने इस मैच में 122 नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी, और वो 100 विराट कोहली का एक बड़ा इंपॉर्टेंट 100 था, क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक सेंचुरी उनको मिली थी। यहां पे जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो भी इसी मैच में भूवी के हैं। उन्होंने यहां पे पंजा लगाया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट सिर्फ 4 रन देके। अच्छा, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो लोएस्ट स्कोर है किसी टीम का, वो वेस्ट इंडीज यहां पे 2021 में इंग्लैंड के अगेंस्ट सिर्फ 55 रन पे, 55 रन पे ऑल आउट हो गई थी।
यहां पे जो हाईएस्ट चेज है वो भी 2022 में ही हुआ था। 184 चेज किया था श्रीलंका की टीम ने अगेंस्ट बांग्लादेश। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरेज टोटल बैटिंग फर्स्ट। जब कोई टीम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बैटिंग करती है T20 इंटरनेशनल्स में, तो 94 मैचों की अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज टोटल बैटिंग फर्स्ट इज जस्ट 144। मुझे बड़ा मजा आता है 160-70 वाले मैदानों में T20 क्रिकेट देखने का, क्योंकि बॉलर्स को पूरा मौका मिलता है और बैटर्स को ठीक ठाक वहां पे जान मारनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। देखो, बाकी टीमें खेल रही हैं एशिया कप के लिए, हम खेल रहे हैं अपनी क्रिकेट रिवाइव करने के लिए। बाकी टीमों के मकसद में और हमारे मकासद में जमीन आसमान का फर्क है। हमने अपनी क्रिकेट उठानी है, तो हमारा जो मुकाबला है ना, वो शायद अपने ही मुल्क में मौजूद काफी लोगों के साथ है। इंशाल्लाह ये सितंबर का महीना, 28 सितंबर का सूरज जब गरूब होगा, उसके बाद जो 29 सितंबर होगी, वो हमारी क्रिकेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सुबह है। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि एशिया कप में पाकिस्तान इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेगा कि सारे जो भी कौमी टीम से नाराज है ना, वो साथ खड़े हो जाएंगे पाकिस्तान टीम के। यार, हमारी टीम एशिया कप में अच्छा करके आई है। मैंने काफी दफा वीडियोस में बताया है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान एशिया कप जीतेगा, लेकिन मैं आपको ये लाजमी बता सकता हूं कि पाकिस्तान इस एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेलेगा। क्योंकि मैं तो न्यूजीलैंड के टूर से आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने कहां पे अच्छा खेलना है और कहां पे फंसना है। और ये जो दुबई की विकेट है, ये पाकिस्तानी बैटर्स को बहुत ज्यादा सूट करती है। ये मोहम्मद हारिस को बहुत सूट करेगी, ये हसन नवाज को बहुत सूट करेगी, ये फरहान को बहुत ज्यादा सूट करेगी। यानी यहां पे बॉल बड़ा अच्छा बल्ले पे आता है, तो आप शॉट्स खेल सकते हैं। तो पाकिस्तान टीम, ऑल द बेस्ट, जी जान से खेलना है। हम आपके साथ यहां पे खड़े हुए हैं और एक ब्रूटल विक्ट्री ओमान को देनी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? फॉर द नेट रन रेट। नेट रन रेट की बात आम लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि किया करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अब आपको डिस्कस करनी है। वो बच्चों वाली बातें छोड़ दो कि फलां को टीम में होना चाहिए, फलां को नहीं होना चाहिए। थोड़ी बेहतर डिस्कशंस लाओ अपनी क्रिकेट की बातों में कि नेट रन रेट पाकिस्तान टीम, जरा उसके पीछे जाओ। पाकिस्तान टीम माजी में मैंने भी आपको एग्जाम्पलें दी हैं भाई, पीछे रही है नेट रन रेट की वजह से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है 7:30 बजे पाकिस्तान का मैच है और 6:30 बजे हम लाइव आ जाएंगे और साथ बैठ के पाकिस्तान का मैच भी देखेंगे, आपके सवाल भी लूंगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि तैयारी संडे की ही है। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अपना जलवा दिखाएगी और लोगों को टेंशन में डालेगी। तो 6:30 बजे इंशाल्लाह आज शाम को लाइव में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखो। 8 nations, 3 extra challenges, 1 trophy. Rivals ready to clash, and Asia watching. This is not just cricket, it's legacy in motion, and every name has a story. Aga leads, Shaheen unleashes thunder. Pakistan's fire is burning, marching in with fierce ambition. Surya Kumar commands the strike. Shubman builds the rhythm. The men in blue, poised, hungry, ready to roar. Rashid weaves magic. Gurbaz swings with fury. Afghanistan explosive, fearless, no sign of slow. Hasaranga battle-tested and back. The Lions revive their tradition, hungry for another crown. Litton's elegance behind the stump. Mehdi's spin threaded with precision. The Tigers charge, unpredictable and dangerous. The new challengers. Underdogs with heart, skill, and everything to prove. Every ball a battle, every over a statement. This Asia Cup where legends rise and dreams are kindled anew. From Dubai's floodlights to Abu Dhabi's roar, the echo will spread across Asia. This is war with willow and fire. Asia Cup 2025. Who will ascend? Who will be remembered? For expert reviews, in-depth breakdowns, and all the drama. Furqan Bhatti as you covered.